कहते हैं कि पाप और पुण्य छुपाए नहीं छुपते, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आता है, जो पुण्य करने वालों की रक्षा और पापियों का नाश कर देती है। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में हुआ। हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं बंगाली हॉरर वेब सीरीज़ पेतनी। पेतनी असल में उन लड़कियों की अतृप्त आत्माओं को कहा जाता है जिनकी शादी होने वाली थी लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई हो। जो ये सवाल भी उठाता है कि क्या सच में आत्मा, पिशाच, चुड़ैल आदि होते भी हैं या नहीं। जिन्होंने उन्हें देखा या महसूस किया उनके लिए वो एक जवाब है, और जो लोग इन बातों को नहीं मानते या इसे एक भ्रम समझते हैं उनके लिए वो एक सवाल ही रह जाता है। और कहते हैं कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी अगर वहीं ख़त्म भी हो रही हो तो इसका मतलब कहीं कुछ अधूरा रह गया था जो अब जाके पूरी हो रही है। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहाँ डर का बसेरा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है। नीलेश रॉय, उसकी गर्लफ्रेंड राका सेन, शोभोन बसु और उसकी गर्लफ्रेंड जूही सान्याल, जो कोलकाता शहर से दूर सापान खोला जंगल में आउटिंग और थोड़ी मस्ती करने के लिए आए हुए थे। उस रात सभी ने थोड़ी पी रखी थी, तो नीलेश और शोभोन में शर्त लगती है कि इतना पीने के बाद भी कौन गाड़ी को एक कांस्टेंट स्पीड पर स्टेबल तरीके से चला सकता है और कितनी देर तक चला सकता है। तो इस बात को चेक करने के लिए वे लोग एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान करते हैं। लेकिन शर्त ये थी कि नीलेश गाड़ी को 40 के कांस्टेंट स्पीड में जंगल के रास्ते से होते हुए एक ब्रिज तक ले जाएगा, और वहाँ से शोभोन 40 के कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करते हुए उन्हें वापस होटल ले आएगा, जिसे सुन सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और निकल जाते हैं उस अनजान सफ़र पर। वो जंगल का सुनसान रास्ता था जिस पर नीलेश शर्त के मुताबिक 40 की स्पीड से गाड़ी भगा रहा था। तभी राका को उस सुनसान रास्ते पर एक अकेली लड़की पैदल चलती हुई दिखती है, जिसे देख वो बताती है कि ये जगह शायद सेफ़ है क्योंकि अभी अभी उसने एक लड़की को देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि राका के सिवाय किसी और को वो लड़की नहीं दिखी थी, यहाँ तक कि नीलेश को भी नहीं, जिस बात को राका इग्नोर कर देती है। लेकिन तकरीबन 3 किलोमीटर चलने पर राका को वो लड़की फिर से दिखती है, जिसे देख वो चौंक जाती है। तो ये बात वो अपने दोस्तों को भी बताती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता और बात को घुमा देते हैं। लेकिन हम समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। तभी नीलेश को रास्ते के बीचों बीच वही आत्मा दिखती है और देखते ही देखते गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नीलेश किसी तरह गाड़ी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह इंस्पेक्टर गोपाल हालुई अपने टीम के साथ उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां हम नीलेश, शोभोन और जूही को देख पाते हैं, जो बहुत घायल थे और एक्सीडेंट के बाद सारी रात उसी जंगल में बेहोश थे, जिन्हें पुलिस होश में लाते हैं। उन्हें सही सलामत देख पुलिस को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन होश में आने के बाद वे लोग देखते हैं कि उनके साथ राका वहाँ नहीं है, जिसे सुन इंस्पेक्टर हालुई के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक्सीडेंट के बाद वे तीनों यहीं गाड़ी के आसपास ही हैं तो वो एक अकेली लड़की कहाँ गई। तो हालुई पहले उन्हें हॉस्पिटल भेज देते हैं और ख़ुद होटल जाके उनके बारे में तहकीकात करने लगते हैं, जहाँ से उन्हें बाकी सभी के साथ राका की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तभी वहाँ एसडीपीओ प्रकाश सान्याल आते हैं, जो इंस्पेक्टर हालुई से इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक लड़की गायब हुई है जो अपने में ही बहुत सेंसिटिव मैटर है। ऊपर से 2 हफ्तों बाद सेंट्रल मिनिस्ट्री से कुछ ऑफिसर्स यहाँ इस जंगल में इकोजोन के इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। इस बीच अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तो उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तब तक मीडिया को भी इसकी खबर मिल चुकी थी। और जाने से पहले डीपीओ प्रकाश सान्याल इंस्पेक्टर हालुई को होमिसाइड वाला एंगल, मतलब दोस्तों के बीच कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसे भी चेक करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर अपनी एक सर्च टीम को लेकर उस जंगल में राका को खोजने लगते हैं, जहां उन्हें राका की एक हाई हील वाली शू भी मिलती है, लेकिन ना तो राका का और ना ही कहीं कोई खून के निशान मिलते हैं, जिससे पुलिस का सीधा शक राका के दोस्तों पर जाता है। ये सोचकर इंस्पेक्टर हालुई हॉस्पिटल में उनसे पूछताछ करने जाते हैं, जहां हमें उस रात के लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले की पूरी कहानी 3 भाग में पता चलती है। तो जूही से हमें पता चलता है कि उस रात नीलेश ने किसी निशा नाम की लड़की को कॉल लगाया था, जिस बात पर उसमें और राका में झगड़ा शुरू हो गया,
जिसे शोभोन और उसने मिलकर ख़त्म किया था, जिसके बाद नीलेश ने ही सभी को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए बोला था। फिर शोभोन उन्हें बताता है कि शर्त के मुताबिक नीलेश तो गाड़ी को 40 की स्पीड से ही चला रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन गाड़ी ने अचानक रफ्तार पकड़ ली जो उसके हिसाब से शायद 100 की होगी। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि शोभोन को तब भी स्पीडोमीटर में गाड़ी की स्पीड 40 की ही दिखा रही थी, जिसके बाद गाड़ी के ब्रेक्स फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब नीलेश को राका के लापता होने के बारे में पूछा गया तो वो बताता है कि उसे पता था कि राका के लापता होने का शक उस पर ही किया जाएगा, लेकिन नीलेश का कहना था कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो क्यों उसे नुकसान पहुंचाएगा। और उस रात उनका झगड़ा निशा नाम की एक लड़की की वजह से हुआ था। नीलेश बताता है कि कुछ साल पहले उसने निशा से अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ ही महीनों में नीलेश को पता चल गया कि वे दोनों एक साथ खुश नहीं रह सकते, जिसे देख उसने निशा से डिवोर्स ले लिया। लेकिन इतने साल बाद जब उसे निशा का मिस कॉल आया तो इंसानियत के खातिर उसने उसे कॉल बैक किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन ये देख राका गुस्सा हो गई। उसकी बात को सुन इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि शायद नीलेश ने राका के साथ कुछ नहीं किया होगा। लेकिन जब वे उस एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं तो हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। नीलेश बताता है कि वो तो 40 की स्पीड से ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन तभी एक लड़की उसके गाड़ी के सामने आ गई, जिसे बचाने के लिए उसने गाड़ी को घुमा दिया। लेकिन जिसके बाद से ही गाड़ी की स्पीड अपने आप तेज़ हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, और उस गाड़ी के ब्रेक्स भी फेल हो गए थे। इतना कुछ हुआ ही था तभी नीलेश को वो लड़की गाड़ी के पिछली सीट पर बैठी हुई दिखती है, जिसे देख वो समझ गया कि वो कोई आत्मा है, जिससे वो बहुत डर गया और उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। खैर, तो देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राका की कहीं कोई खबर नहीं मिल रही थी, जिससे परेशान होकर इंस्पेक्टर हालुई से मिलने राका के पेरेंट्स आते हैं। वे लोग अंदर से टूट चुके थे, जिन्हें इंस्पेक्टर किसी तरह संभालते हैं। उसी रात हम जंगल में राका को देख पाते हैं, जो एक दलदली जगह से बाहर आके एक पजेस्ड हालत में बैठ जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह राका की खबर मिलते ही इंस्पेक्टर हालुई अपनी टीम और एम्बुलेंस के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ राका उन्हें पूरी मिट्टी में नहाई हुई एक जगह चुपचाप बैठी हुई मिलती है। लेकिन जब इंस्पेक्टर उसे राका कहकर पुकारते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि जब वो उससे पूछते हैं कि क्या उसका नाम राका है तो वो ना में जवाब देती है। ये देख इंस्पेक्टर होटल से मिले राका की फ़ोटो को देख कंफर्म करते हैं कि वही राका है जो शायद अपनी याददाश्त खो चुकी है, जिसे देख वे राका को उसी वक्त हॉस्पिटल भेज देते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ वो गड्ढा भी मिल जाता है जहाँ राका इतने दिनों तक थी, जो एक्सीडेंट स्पॉट से काफ़ी दूर थी, जिसे देख इंस्पेक्टर को हैरानी होती है। लेकिन जब हालुई उसे चेक करने अंदर जाते हैं तो ये देखकर और भी हैरान हो जाते हैं कि उसके अंदर एक टनल टाइप का बना हुआ है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ कीचड़ है। तभी हम उनके पीछे उस आत्मा को देख पाते हैं जो उनको ही देखे जा रही थी, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करती और ये सीन यहीं कट हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ राका से मिलने उसके पेरेंट्स आए हुए थे, जिन्हें डॉक्टर बताती है कि राका को कुछ भी याद नहीं आ रहा जो शायद आप लोगों को देखकर याद आ जाए। ये कहकर वो उन्हें राका के बेड की तरफ ले जाती है। वहाँ हम एक बूढ़े व्यक्ति को देख पाते हैं जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। खैर, तो राका के पास जाकर उसकी माँ उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाती और एक पोजेस्ड हालत में चुपचाप बैठी रहती है और सिर्फ यही कहती जा रही थी कि वो राका नहीं है। जिसे सुन जब इंस्पेक्टर पूछते हैं कि अगर उसका नाम राका नहीं है तो वो कौन है, जिसे सुन वो चिल्लाने लगती है। लेकिन सवाल ये था कि राका एक्सीडेंट स्पॉट से इतने दूर कैसे और क्यों गई, जबकि बाकी सभी वहीं गाड़ी के आसपास ही थे, और इतने दिनों तक भूखी प्यासी उस गड्ढे में राका सरवाइव कैसे कर पाई। डॉक्टर बताती है कि उस हादसे का राका के दिमाग पर शायद बहुत गहरा असर हुआ है, जिससे शायद उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन वे लोग राका पर कुछ और टेस्ट किए बिना कुछ भी नहीं कह सकते। राका असल में सच कह रही थी कि वो राका नहीं है, क्योंकि ये बात राका नहीं बल्कि वो आत्मा कह रही थी जो उसे पजेस कर रखी थी, जिसका कन्फर्मेशन हमें तब मिलता है जब सभी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और राका बिस्तर के नीचे देखती है, जहां हम उसके रिफ्लेक्शन में उस आत्मा को देख पाते हैं, जिसे देख राका मुस्कुराती है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। राका को वापस पाकर सभी को लग रहा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें पता था कि ये तो तूफान के आने से पहले की शांति है और हॉन्टिंग्स तो अब शुरू होने वाली है। खैर, तो इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां राका अपने होश में आ जाती है
और खुद को हॉस्पिटल में देख चौंक जाती है, क्योंकि अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ ये तो उसे पता ही नहीं था। राका सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो अपने सामने उस आत्मा को देख पाती है जो उसे ही देखे जा रही थी, जिसे देख डर के मारे राका जोर जोर से नर्स को पुकारने लगती है। दूसरे ही पल हम उस आत्मा को उसके पीछे देख पाते हैं और नर्स के आने से पहले ही वो आत्मा फिर से उसे पजेस कर लेती है और वो शांत हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह इंस्पेक्टर हालुई नीलेश को वहाँ बुलाते हैं ताकि उसकी मदद से राका की याददाश्त अगर वापस आ सके, जहाँ हम उसी मिस्टीरियस बूढ़े व्यक्ति को देख पाते हैं। तो राका के पास जाकर नीलेश भी उसे सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करने लगता है और एक्सीडेंट के बाद उसके साथ क्या हुआ था ये भी पूछने लगता है। लेकिन इससे वो आत्मा इरिटेट हो जाती है और नीलेश के कंधे को पकड़कर उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। उस आत्मा ने नीलेश के कंधे को इतने ज़ोर से पकड़ रखा था कि दर्द से नीलेश कराने लगता है। ये देख जब इंस्पेक्टर हालुई राका को रोकने जाता है तो वो आत्मा उन्हें एक ही धक्के से दूर फेंक देती है। उसकी ऐसी ताकत को देख इंस्पेक्टर घबरा जाते हैं और नीलेश को लेकर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर गोपाल हालुई बताते हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक राका को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बीमारी है, लेकिन इस बात को मानने से उनका मन इनकार कर रहा था, जो हम उनके चेहरे को देखकर समझ पाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सीडेंट स्पॉट से इतने दूर उस गड्ढे तक राका पहुंची कैसे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने दिनों तक वो वहाँ अकेले सरवाइव कैसे कर पाई। उनके मुताबिक कोई राका को जानबूझकर वहाँ उस गड्ढे में फेंक दिया था ताकि वो भूख और प्यास से मारी जाए और पुलिस को किसी पर कोई शक भी ना हो। और राका को मारने का एकमात्र मोटिव सिर्फ नीलेश के पास ही है, जिसके साथ राका का पिछली रात को झगड़ा भी हुआ था, जिसे सुन नीलेश को समझ में आ जाता है कि पुलिस के शक की सुई एक बार फिर से उसी पर आके अटक गई है, क्योंकि उन्हें और कोई एंगल मिल भी नहीं रहा था और पुलिस केस में आत्माओं का कोई एंगल नहीं होता। तो ये देख नीलेश बताता है कि वो राका से प्यार करता है और सिर्फ एक झगड़े के वजह से वो क्यों अपने ही प्यार को मारने की कोशिश करेगा, और अगर उसने सच में कोशिश की होती तो वो क्यों वापस राका के सामने आता, जिसका इंस्पेक्टर हालुई के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो नीलेश को टच में रहने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह राका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और उसके पेरेंट्स उसे वापस घर ले जाते हैं, जहाँ हम उसी मिस्टीरियस बूढ़े व्यक्ति को फिर से देख पाते हैं। मतलब वो राका के हर एक मूवमेंट को देख रहा था। घर वापस आकर राका अपने होश में आ जाती है और सभी को पहचानने लगती है, और फ्लैशबैक में हमें एक्सीडेंट के बाद उसके साथ घटी सभी भयानक घटनाओं के बारे में पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक्सीडेंट बाद जब राका को होश आया था तब उसने खुद को उस कीचड़ से भरे टनल में पाया, जिसको उस आत्मा ने शायद एक्सीडेंट स्पॉट से पजेस करके वहाँ लाई होगी। होश में आने के बाद राका अपने सामने उस आत्मा को देख बहुत डर जाती है, लेकिन वो आत्मा उसे कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती थी। वो शायद राका को कुछ दिखाना चाहती थी, जिस कारण वो उसे अपने पीछे उस जंगल के एक अबंडेंट मैंशन में लेकर जाती है, जहाँ वो राका को उसकी मौत का वो दृश्य दिखाती है जिस वक्त एक आदमी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। और ये सारी बातें वो नीलेश को बताती है, जो उसकी हर बात पर यकीन करता है, क्योंकि उसने भी उस आत्मा को देखा था और हॉस्पिटल में उस आत्मा ने राका को पजेस कर रखा था, क्योंकि उस वक्त राका एक अलग ही आवाज़ में बात कर रही थी जो किसी दूसरे लड़की की थी। तभी राका को वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ दिखता है जो उसे ही देखे जा रहा था। राका बताती है कि उसने इस आदमी को हॉस्पिटल में भी देखा था, जो तब से उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब नीलेश उसे देखने पीछे मुड़ता है तो तब तक वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका होता है, जिसे देख वे लोग समझ नहीं पाते। तो इसे इग्नोर करके राका घर वापस जाने लगती है, लेकिन घर जाते वक्त कैब में उसे जोइता की आत्मा फिर से दिखती है, जो देखते ही देखते उसे फिर से पजेस कर लेती है। राका को अब तक समझ में आ गया था कि जोइता की आत्मा जब चाहे उसे पजेस कर ले रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, जिससे डर के वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। लेकिन सारी बात सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट इसे राका का भ्रम बताती है और बोलती है कि पैरानॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सिर्फ दिमाग की उपज है, क्योंकि उनके मुताबिक राका को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें इंसान दो शख्सियतों को एक साथ जीता है, जो राका को उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा से हुआ है, जिसके लिए वो राका को कुछ एंटी डिप्रेशन की दवा भी लिख कर देती है। राका उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी बीमारी नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती तभी वो जोइता की आत्मा को वहाँ देख पाती है, जो साइकाइट्रिस्ट को ही देखे जा रही थी, जिसे देख उसके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। ये देख राका वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जोइता अपने प्रेजेंस और पैरानॉर्मल के होने को साबित करने के लिए उस कमरे के एक कुर्सी को साइकाइट्रिस्ट के पास ले आती है, जिसे देख साइकाइट्रिस्ट भी हैरान हो जाती है।
जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है नीलेश के घर की तरफ, जहां अचानक राका उसके कमरे में आ जाती है, जिसे इतनी रात को वहां देख वो पहले तो चौंक जाता है पर खुश भी होता है, मतलब मन में लड्डू फूटा जैसा। लेकिन तभी राका एक अलग आवाज़ में उससे पूछती है कि उनकी शादी कब होगी, जिस आवाज़ को सुन नीलेश के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ राका की नहीं बल्कि जोईता की थी, जिसे देख वो घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि उसके सामने जो है वो कौन है। लेकिन राका उसे देख मुस्कुराई जा रही थी, लेकिन वो मुस्कान बहुत डरावनी थी, जो नीलेश की रूह तक को कपाने के लिए काफ़ी थी। वो ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे एक कॉल आता है, जो और किसी की नहीं बल्कि असली राका की थी, जो तब तक साइकाइट्रिस्ट के पास से वापस आ गई थी और बहुत डरी सहमी सी थी। लेकिन उसके कॉल ने नीलेश के होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जो अभी तक उसके साथ थी वो पजेस्ड राका नहीं बल्कि जोईता की आत्मा थी, जो राका का रूप लेकर उसके सामने आई थी। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। रात को जब राका सो रही थी तभी 3 बजे के करीब उसकी नींद टूट जाती है और जोईता को ठीक उसके ऊपर लेविटेट करते हुए देख पाती है। वो भयानक दृश्य देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीख को सुन उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। राका को इतने दहशत में देख उसके पापा कमरे को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पर उनके जाते ही हम जोईता की आत्मा को राका के कमरे में देख पाते हैं। दूसरे दिन की सुबह नीलेश राका को लेकर तांत्रिक सौदामिनी के पास जाता है, जहाँ सौदामिनी उसे हिप्नोटाइज करके एक्सीडेंट वाली रात को याद करने के लिए बोलती है, जिससे होता यह है कि जोईता फिर से राका को पजेस कर लेती है। और जब सौदामिनी उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है और राका को क्यों पजेस किया है, तो जोईता की आत्मा गुस्सा हो जाती है और सौदामिनी पर ही हमला कर देती है। ये देख नीलेश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राका उसे एक ही धक्के से दूर फेंक देती है, जिसे देख सौदामिनी उस पर मंत्रों से सुसज्जित सिंदूर को उस पर फेंक देती है, जिससे वो आत्मा तड़पने लगती है और राका उस कमरे के खिड़की को तोड़ते हुए बाहर कूद जाती है। ये देख सौदामिनी नीलेश से बोलती है कि जोईता की आत्मा क्या चाहती है ये सिर्फ राका ही पता लगा सकती है, वो आत्मा किसी और से बात नहीं करेगी। जिसके बाद हमें सीधे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां राका को एडमिट किया गया था, जहां फिर से उसे जोईता दिखती है, जो इस बार उसे एक विसल देती है, जिसको लेते ही वो गायब हो जाती है, मतलब वो सिर्फ उसे वो देने यहाँ आई थी। दूसरे तरफ हम इंस्पेक्टर गोपाल हालुई को उनके घर पर देख पाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर की पत्नी बताती है कि उनकी बेटी सुमोना को किसी एलर्जी के कारण गर्दन और कंधे पर रैशेज आ गए हैं, तो उन्हें सुमोना को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है, जिसके लिए इंस्पेक्टर बोलते हैं कि वो रैशेज अपने आप ही आए होंगे और अपने आप ही ठीक भी हो जाएंगे। तभी एक न्यूज़ से इंस्पेक्टर को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में राका को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, तो वे अपनी बेटी को लेकर कोलकाता के उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ना तो वो एरिया उनके अंडर पड़ता है और ना ही ये कोई केस है, जिसका मतलब ऑफिशियली तो वे वहाँ नहीं जा सकते। तो अपनी बेटी सुमोना के इलाज के बहाने वे वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे नीलेश से बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने वही मिस्टीरियस बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। और यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। असल में जोईता उस बूढ़े व्यक्ति की पोती थी, जो तकरीबन 15 साल पहले उस सापान खोला जंगल में खो गई थी और आज तक नहीं मिली। उसके माता पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया है। अब जोईता के सिवा उनका इस दुनिया में और कोई नहीं है, और जब से उनकी पोती लापता हुई तब से वे उसकी तलाश में दर बदर भटक रहे हैं। और जब उन्हें पता चला कि उसी जंगल में एक एक्सीडेंट हुआ है, तो तब से वे राका से मिलना चाहते थे और इसलिए वे इतने दिनों से उसको फॉलो कर रहे हैं। और जब उन्होंने राका के मुंह से अपनी पोती जोईता का नाम सुना तो वो बेचैन हो गए और हॉस्पिटल में उससे मिलने चले आए। उस बूढ़े व्यक्ति के बातों को सुन उन्हें उनके एक सवाल का जवाब तो मिल गया था कि जोईता असल में कौन है, जिसके साथ ही उनको ये भी पता चल गया था कि वो अब जिंदा नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर हालुई अभी ये बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताना नहीं चाहते थे, तो उनका मोबाइल नंबर लेकर हालुई उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहते हुए कि इस वक्त राका का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वे बाद में उनकी बात राका से करा देंगे। जिसे सुन वो बूढ़ा व्यक्ति हताश होकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वे लोग देखते हैं कि राका मिट्टी की उल्टी कर रही है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं और हम उस आत्मा को उस टनल में देख पाते हैं। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हमें इंस्पेक्टर का घर दिखाया जाता है, जहां उनकी पत्नी इस बात पर झगड़ा कर रही होती है कि उनके ईमानदारी की वजह से वे लोग गरीब ही रह गए हैं, जिस बात का इंस्पेक्टर पर कोई असर नहीं होता। उनको तो ये चिंता सता रही थी कि जैसे राशिद उनकी बेटी के कंधे पर हैं, कुछ दिन पहले ठीक वैसा ही राका के कंधे पर भी हुआ था, जो अब ठीक हो गया है। जिसे जान वो बेचैन हो जाते हैं और जोईता के केस फाइल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। उसी रात इंस्पेक्टर को उनके घर के अंदर जोईता की आत्मा दिखती है,
जो दूसरे ही पल गायब भी हो जाती है, जिसे देख उनके तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राका नीलेश को वो सीटी दिखाती है जो जोइता ने उसे दिया था, जिस पर 1069 नंबर लिखा हुआ था। राका का कहना था कि जोइता उनसे कम्युनिकेट करना चाहती है और जब तक वे लोग उसकी मदद नहीं करेंगे तब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो नीलेश का शर्ट पहनकर राका सबसे छुपते छुपाते सीधे सौदामिनी के पास पहुंच जाती है। उस सीटी को देख सौदामिनी बताती है कि अगर ये जोइता ने उसे दिया है तो ये उसका ही होगा और जिसकी मदद से वो जोइता के आत्मा को बुला तो ज़रूर सकती है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, जिसे सुन वे दोनों फिर भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक जोइता को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये खौफनाक रातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो सौदामिनी एक रिचुअल परफॉर्म करती है और जोइता की आत्मा राका को एक विजन दिखाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस मैंशन में उसे बेरहमी से मारा गया था उसका नाम मधुबन है। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम इंस्पेक्टर को देख पाते हैं जो पिछली रात की घटना से अंदर तक हिले हुए थे और पुलिस स्टेशन जाकर आज तक की सभी मिसिंग लड़कियों के फाइल्स को चेक करने लगते हैं, जिसमें उन्हें शायद जोइता का केस फाइल भी मिल जाए या फिर कोई सुराग। उसी रात सोते वक्त राका को जोइता की आत्मा उसके बिस्तर पर लेटी हुई दिखती है, जो उसे ही देखे जा रही थी। उसे इस तरह देख राका एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन उसे पता था कि जोइता उसकी मदद चाहती है। तो राका बिना डरे उससे कहती है कि उसे इंसाफ दिलाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। मतलब वो खौफनाक रातें अब राका के लिए खौफनाक नहीं थी। तो दूसरे दिन की सुबह राका नीलेश को लेकर उसी जंगल में जाती है जहाँ वो देखती है कि वो गड्ढा और वो मैंशन आसपास ही है जहाँ जोइता को मारा गया था। और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि उस मैंशन का नाम मधुबन है। कहते हैं कि जुर्म पर कोई कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन कायनात हर किरदार को हमारे सामने कुछ ऐसे पेश करता है जिससे आखिरकार उस जुर्म पर से पर्दा उठ ही जाता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। तो राका उस मैंशन की एक तस्वीर लेकर उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है, जिसमें वो जोइता का नाम भी मेंशन करती है, जिसे देख जोइता के दादाजी उसी दिन इंस्पेक्टर से मिलने जाते हैं, जहां वे उस सीटी को पहचान जाते हैं कि ये जोइता का ही है। आइडेंटिफिकेशन के लिए दादाजी इंस्पेक्टर को जोइता की एक तस्वीर भी देते हैं, लेकिन उस तस्वीर को देख इंस्पेक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस आत्मा को उन्होंने अपने घर में देखा था वो जोइता की ही थी। लेकिन इस बारे में वो दादाजी से कुछ नहीं कहते, जिसके साथ ही उन्हें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि जोइता जिस दिन मिसिंग हुई थी वो 22 सितंबर का दिन था और जिस दिन राका का एक्सीडेंट हुआ था वो भी 22 सितंबर का ही दिन था। और इसी कारण जोइता का राका पर इतना ज़्यादा प्रभाव था। दूसरे दिन की सुबह राका और नीलेश इंस्पेक्टर से मदद मांगने आते हैं। उनका कहना था कि उन्हें यकीन है कि जोइता को मारा गया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसे किसने या किन लोगों ने मारा। और जब तक वे असली कातिल को सबके सामने नहीं लाएंगे तब तक जोइता के अतृप्त आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसे सुन इंस्पेक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी उनके घर में जोइता की आत्मा को देखा है, जिसका मतलब इस चक्रव्यूह में अब वे तीनों ही आ गए हैं। घर वापस आकर राका को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। उसी वक्त जोइता उसके सामने आती है और बताती है कि जिस वक्त उसे मारा गया था उस वक्त वो भी मां बनने वाली थी, जिसे जान राका को उसके लिए बहुत दुख होता है। तब तक नीलेश भी राका के घर आ गया था, जिसे भी जोइता दिखती है। वे लोग इस बात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर हालुई का कॉल आता है, जो उनकी बात एसडीपीओ प्रकाश सान्याल से कराते हैं, जिनसे उन्हें पता चलता है कि जोइता नाम की एक लड़की उनके साथ एनसीसी कर रही थी, जो 15 साल पहले उसी सापान खोला जंगल में लापता हो गई थी। वो जानना चाहते थे कि जिस जोइता को वे लोग ढूंढ रहे हैं कहीं वो वही जोइता तो नहीं। राका बताती है कि जिस जोइता के बारे में वे लोग छानबीन कर रहे हैं उसको 15 साल पहले सापान खोला जंगल के मधुबन नाम के एक मैंशन में मार दिया गया था और वे लोग उसके कातिल को खोज रहे हैं। पर जब प्रकाश पूछते हैं कि उन्हें इतना कुछ कैसे पता चला, तो राका बताती है कि जोइता ने उसे बताया, जिसे सुन प्रकाश चौंक जाता है। उनकी खामोशी को देख राका समझ जाती है कि किसी भी पुलिस वाले के लिए भूत प्रेत के अस्तित्व को मान पाना मुश्किल है। तो वो उनसे मिलकर सारी बात बताने का रिक्वेस्ट करती है, जो बात प्रकाश सान्याल मान जाते हैं और दूसरे दिन उनको पुलिस स्टेशन आने को बोलते हैं। ये बात सुन राका और नीलेश को थोड़ी राहत मिलती है कि अब उन्हें पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का भी साथ मिलेगा, लेकिन प्रकाश को कुछ और ही बात सता रही थी। फ़ोन को रखने के बाद प्रकाश सान्याल बताते हैं कि अगर जोइता को सच में मारा गया है तो राका को वो पोस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे वो खूनी सतर्क हो जाएंगे और शायद राका पर हमला भी कर सकते हैं। क्योंकि इस पोस्ट से वे लोग तो राका को पहचान गए हैं, लेकिन राका उन्हें नहीं पहचानती। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है।
दूसरे दिन की सुबह हम राका और नीलेश को प्रकाश के ऑफिस में देख पाते हैं, जहां पहले तो प्रकाश समझ नहीं पा रहा था कि क्या दोनों जोईता एक ही हैं या अलग लड़कियां हैं। लेकिन जब राका उन्हें जोईता का वो सीटी दिखाती है तो उसे देख प्रकाश समझ जाते हैं कि ये वही जोईता है। जिसके बाद राका उन्हें सारी बात बताती है, मतलब एक्सीडेंट से लेकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी तक, और ये भी कि वो आत्मा हर वक्त उसी के साथ उसके घर में रहती है। जिसे सुन प्रकाश चौंक जाते हैं। लेकिन प्रकाश उन्हें एक शॉकिंग बात बताते हैं। प्रकाश सान्याल का कहना था कि जोईता उनके साथ एनसीसी में थी। जोईता उनकी जूनियर थी और उनके अंडर ही ट्रेनिंग ले रही थी। 15 साल पहले वो अचानक मिसिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद से जोईता ने उन्हें अलग अलग धार्मिक जगहों से लेटर लिखे थे, जिसमें से पहला लेटर उन्हें बनारस से मिला था, जिसके बाद उन्हें और भी लेटर्स मिले थे, जिसे सुन राका हैरान हो जाती है। दूसरे दिन प्रकाश उन्हें जोईता के वो लेटर्स भी दिखाते हैं, जो ये साबित कर रहे थे कि जोईता मरी नहीं है, बल्कि उसने संन्यास ले लिया है। लेकिन इतना कुछ जाने के बाद भी राका का मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उस दिन के बाद भी जोईता जिंदा थी। ये देख उसकी मदद के लिए प्रकाश उन्हें जोईता के 2 दोस्तों के नाम बताते हैं, जो कि थे शौमेन और कुणाल। दूसरी तरफ हम झूमा रॉय नाम की एक औरत को देख पाते हैं, जो जोईता की दोस्त थी। राका के उस पोस्ट को देख वो उस पर रिप्लाई करती है, जिसे पाकर राका को एक उम्मीद की किरण दिखती है। वो आत्मा कौन है ये तो राका को बहुत पहले ही पता चल गया था, और अब उसे ये पता करना था कि जोईता की कहानी क्या थी, उसे किसने मारा और क्यों मारा, जिसके लिए जोईता के उस छुपी हुई कहानी के हर एक किरदार उसके सामने आने शुरू हो गए थे। लेकिन एक बात साफ थी कि जोईता के कोख में जिसका बच्चा था वही उसकी मौत का जिम्मेदार भी था। खैर, तो राका ये सारी बात इंस्पेक्टर को बताती है, लेकिन इन बातों से इंस्पेक्टर और दादाजी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोईता माँ बनने वाली थी ये किसी को पता नहीं था, और ऊपर से वो अपने दादाजी को कभी भी एक भी लेटर नहीं लिखा और सीधे उसके सीनियर प्रकाश को लिखा। दूसरी तरफ हम राका और नीलेश को देख पाते हैं, जो शौमेन से मिलने गए हुए थे। शौमेन से हमें जोईता की कहानी के एक पहलू के बारे में पता चलता है। शौमेन बताता है कि वो और जोईता अच्छे दोस्त थे। जोईता ने उसे बताया था कि वो माँ बनने वाली है। शौमेन ने उस बच्चे के पिता के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोईता ने उसे नहीं बताया। उसे सिर्फ इतना पता चला था कि वो इंसान उससे शादी करने का बोलकर उसे धोखा दिया था, जिस कारण वो रो रही थी और शौमेन की मदद लेकर अपने बच्चे को गिराने जा रही थी। लेकिन तभी उसे उस आदमी का कॉल आया जो उससे शादी करने के लिए राजी हो गया था और उसे मिलने बुलाया, जिसे सुन जोईता बहु खुश थी और उससे मिलने चली गई। और वही वो आखिरी पल था जब उसने जोईता को देखा था। और पूछने पर शौमेन बताता है कि उसे कुणाल पर शक है, जो उनके साथ एनसीसी ट्रेनिंग में था। एक दिन कुणाल ने जोईता के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, जिसे प्रकाश सर ने आके रोक दिया था, जिसके बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और उसने अपना एक जिम शुरू कर दिया। शौमेन बताता है कि कुणाल बहुत ही गॉसिल और बदतमीज़ किस्म का लड़का है, जिसे सुन राका उससे कुणाल का पता और मोबाइल नंबर ले लेती है। शौमेन सारी इन्फॉर्मेशन दे तो देता है, लेकिन वो कुणाल के नाम से बहुत डरा हुआ था और उन्हें कुणाल को उसके बारे में कुछ भी ना बोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम झूमा को देख पाते हैं, जो सीधे जोईता के उस बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है, और उनके बातों से हमें पता चलता है कि उसे बहुत पहले से ही सारी बात पता थी कि जोईता का बॉयफ्रेंड कौन है और जोईता को किसने मारा। लेकिन उसके मन में लालच थी, जिस कारण वो सही मौके की तलाश में थी, जो आज उसे मिल गया था। ये सारी बातें बता के वो उस आदमी को धमकी देती है कि अगर उसे दूसरे दिन के दोपहर तक 15 लाख नहीं मिले तो शाम को जब उसकी मुलाकात राका से होगी तो वो राका को सब कुछ बता देगी, जिसे सुन वो व्यक्ति मान जाता है और झूमा खुश हो जाती है। दूसरे तरफ राका और नीलेश तब तक कुणाल से मिलने उसके जिम तक पहुंच जाते हैं, जहां राका उसे जोईता के साथ गलत काम करने की कोशिश करने और उसे मारने के लिए कन्फ्रंट करने लगती है, जिससे कुणाल इरिटेट हो जाता है और उन्हें बताता है कि जोईता के साथ बदतमीजी उसने नहीं बल्कि शौमेन ने किया था, और ये कहकर वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। बाहर आके जब वे प्रकाश सान्याल को कॉल लगाते हैं तो उन्हें 2 शॉकिंग बात पता चलती है। पहला तो ये कि जोईता के साथ शौमेन ने नहीं बल्कि कुणाल ने बदतमीजी की थी, और दूसरा ये कि जिन जगहों से प्रकाश को जोईता के लेटर्स आए थे उन जगहों पर जोईता नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी, जिसे जान राका बताती है कि इसका मतलब जोईता सच में मारी गई थी और जिसने भी वो लेटर्स लिखे हैं वही जोईता का कातिल है। वे लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी उनको मारने के इरादे से उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी उन्हें मार पाती उन दोनों को एक ज़ोर का धक्का लगता है और वे बच जाते हैं। और हम वहाँ जोईता की आत्मा को देख पाते हैं,
जो एक रक्षक बनकर उनके साथ ही घूम रही थी। जिसके बाद हमें सीधे दूसरे दिन के दोपहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लालची झूमा रॉय को एक गली में देख पाते हैं, जहां वो अपने 15 लाख लेने के लिए आई हुई थी। लेकिन जैसा कहा जाता है कि एक खूनी कभी भी अपने खिलाफ कोई भी सबूत या गवाह को नहीं छोड़ता, वैसा ही कुछ यहाँ हुआ। उस खूनी ने झूमा को भी जान से मार दिया और उसके लिए ये किस्सा यहीं ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हालुई को जोइता के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चलता है कि जोइता को कुणाल टेक्स्ट करता रहता था और उन्हें वहाँ एक और मोबाइल नंबर मिलता है जिससे जोइता को आखिरी कॉल आया था। तभी इंस्पेक्टर को पता चलता है कि कोलकाता में किसी ने झूमा रॉय को मार दिया है, जिसे सुन वो चौंक जाते हैं। सारी बातें कुणाल की तरफ ही इशारा कर रहे थे, तो वो कुणाल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, जहां कुणाल बताता है कि वो जोइता से प्यार करता था, लेकिन उसे सभी ने गलत समझा, यहाँ तक कि जोइता ने भी। और उस रात टेंट में वो जोइता से अपने प्यार का इजहार करने गया था, जिसको भी सभी ने गलत समझा, लेकिन उसकी बात पर इंस्पेक्टर यकीन नहीं करता। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस मोबाइल नंबर से जोइता को लास्ट कॉल किया गया था, उसी नंबर से झूमा को भी उसके मरने से पहले लास्ट कॉल किया गया था। झूमा के मौत की खबर को सुन कुणाल अंदर तक हिल जाता है और वो इंस्पेक्टर को एक सच्चाई बताता है, लेकिन ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता। दूसरी तरफ हम राका को देख पाते हैं, जो परेशान थी, क्योंकि इतना कुछ करने पर भी वो सच्चाई से कोसों दूर थी। तभी उसे जोइता की आत्मा उसके सामने दिखती है, जिससे वो उसके खूनी का नाम पूछती है, लेकिन जोइता कोई जवाब नहीं देती। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जो उसे जोइता के बारे में जानकारी देने के लिए मधुबन में बुलाता है। रात बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो अकेले ही वहाँ चली जाती है। लेकिन उसके साथ हम जोइता के आत्मा को भी देख पाते हैं। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात असली खूनी से होती है, जो और कोई नहीं बल्कि प्रकाश सान्याल होते हैं। वो प्रकाश सान्याल ही थे जिन्होंने जोइता को पाने के लिए उससे झूठे प्यार का नाटक किया था। वो प्रकाश सान्याल ही थे जिन्होंने उसे धोखा दिया और फिर उसे यहाँ बुलाकर बेरहमी से मार दिया। और आज वे राका को भी मार के अपने आखिरी गवाह को भी ख़त्म करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो राका को मारने जाते हैं तो जोइता उनके हाथ को रोक देती है। जोइता की आत्मा को अपने सामने देख प्रकाश के तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। और इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाते, तभी इंस्पेक्टर हालुई अपनी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्टर हालुई से हमें बाकी की कहानी का पता चलता है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि प्रकाश ने जोइता के नाम से खुद को ही झूठे लेटर्स भेजे थे, ताकि अगर जोइता का केस फाइल फिर से कभी खुला तो वो खुद के बचाव में और इस केस को दूसरे डायरेक्शन में घुमाने के लिए उसे दिखा सके, जिससे उसे लगने लगा कि अब सब शांत हो गया है। लेकिन उन जगहों पर जोइता नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, जिसका मतलब जिसने वो लेटर्स लिखे हैं वही कातिल है। लेकिन तभी राका इस केस के पीछे पड़ गई और जोइता का केस फिर से खुल गया, जिसे देख उन्होंने राका का सारा ध्यान शौमेन और कुणाल की तरफ ढकेल दिया, ताकि वो उसी में घूमते रहे और उसे राका को मारने का मौका मिल जाए, जो उसे मिला भी। लेकिन राका और नीलेश बच गए। और इसी बीच जब प्रकाश को जब पता चला कि झूमा को उसके बारे में सब कुछ पता है, तो वो घबरा गए और झूमा को मार दिया। लेकिन झूमा ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसी दिन सुबह को उसने प्रकाश के बारे में सारी बात एक लेटर में लिखकर कुणाल के पास रख दिया था और उससे प्रकाश से मिलने वाले पैसों के बंटवारे की बात भी कर ली थी, जिसमें से 10 लाख वो रख लेगी और 5 लाख कुणाल को मिलेगा, जिसे सुन कुणाल भी राजी हो गया। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि अगर वो मारी गई तो कुणाल इस लेटर को पुलिस तक पहुंचा दे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे लोग बंटवारा कर लेंगे। लेकिन जब कुणाल को पता चला कि झूमा मारी गई है, तब उसने इंस्पेक्टर हालुई को सारी बात बताते हुए उन्हें झूमा का वो लेटर भी दे दिया। इंस्पेक्टर हालुई बताते हैं कि जिस नंबर से जोइता और झूमा को लास्ट कॉल किया गया था, उसका लोकेशन सालों से उनके ही घर का दिखा रहा था, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन अब सवाल ये था कि जोइता की लाश आखिर है कहाँ। तभी राका को जोइता की आत्मा दिखती है, जो उन्हें सीधे उसी टनल के अंदर ले जाती है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जहाँ से उन्हें जोइता का कंकाल मिल जाता है, जिसे प्रकाश ने उसी दलदल में गाड़ दिया था। और ये सीन यहीं कट हो जाती है। दूसरे सीन में हम कुणाल को देख पाते हैं, जो अपने जिम में अकेले कसरत कर रहा था। तभी उसे वहाँ जोइता की आत्मा दिखती है, जिसका मतलब अब उसे उसके किए की सज़ा मिलने वाली है। और इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।